दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और आज फिर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ यूक्रेन की ओर। जिस दिन मोदी जी और उस दिन यूक्रेन पहुँचे थे और शाम को यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस वार्ता हुई थी। मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज के आधार पर आपको अपना आकलन दिया था और मैंने उस दिन कहा था कि जेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि जेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावों से सहमत नहीं है। शायद वो अभी बातचीत की टेबल पर नहीं आना चाहते। उस यात्रा के बाद कोई बहुत विस्तृत बयान ना भारत ने जारी किया है और ना ही कोई विस्तृत बयान यूक्रेन की ओर से आया है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट संकेत हैं कि शायद मोदी जी की यात्रा का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। हालांकि भारत और यूक्रेन के बीच में कुछ समझौते हुए और भारत ने यूक्रेन की बर्बाद हो रही कंपनियों को एक ऑफर दिया कि आप चाहो तो अपने व्यापार को, अपने उद्योग को बचाने के लिए अपनी कंपनियों को मेक इन इंडिया प्लान के तहत भारत में शिफ्ट कर सकते हो और भारत में अपने कल कारखाने लगा सकते हो। संकेत है कि जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। दोस्तों, मोदी ने जेलेंस्की की उपस्थिति में ये बात भी कही थी, ये याद दिलाया था जेलेंस्की को कि जो बात दुनिया पुतिन से नहीं कह सकी थी वो बात भारत ने कही थी। और आपको भी याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कि यह युद्ध का काल नहीं है, लेकिन शायद जेलेंस्की ने उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख नहीं दिखलाया। यह इस बात से भी जाहिर होता है कि जेलेंस्की ने उल्टे ये कहा कि भारत यदि रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो रूस की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी और रूस युद्ध रोकने को मजबूर होगा। ये कहना बिल्कुल बचकाना था, पर युद्ध आप दोनों का है और हम भारत के 140 करोड़ लोगों के सामने ऊर्जा का संकट पैदा कर दें। ये मोदी है जेलेंस्की, कोई और भारत की सरकार नहीं है। इसके लिए एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति जेलेंस्की, इंडिया फर्स्ट ये नरेंद्र मोदी का नारा शुरू से रहा है। तो कुल मिलाकर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और सोने पर सुहागा ऐसा हुआ कि अमेरिका को ये डर लग रहा था कि कहीं मोदी के प्रभाव में आकर जेलेंस्की कोई और निर्णय ना कर ले। मोदी के जेलेंस्की से हटते ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें फोन किया और फोन पे कहा लड़ते रहो, लड़ाई में जो भी सैन्य और असैन्य मदद की आवश्यकता होगी वो अमेरिका और उसके सहयोगी पूरे करते रहेंगे। चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम। तो अमेरिका ने तुरंत, अमेरिका को ये शक हुआ कि कहीं प्रधानमंत्री के मोदी के प्रभाव में या प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में या उनकी बातों के बहकावे में आकर जेलेंस्की कहीं शांति की ओर रुख ना कर ले। लेकिन मैं सिर्फ भी इतना कहूँगा कि यदि जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव को ठुकराया है तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत किया। मैंने उस दिन भी कहा था प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के आज की तारीख में सबसे अधिक प्रभाव रखने वाले व्यक्ति हैं, सबका सम्मान रखने वाले व्यक्ति हैं। यदि वो कोई प्रस्ताव लेके गए होंगे तो उसमें रूस के सम्मान की भी रक्षा होगी और यूक्रेन के सम्मान की भी रक्षा होगी और निश्चित रूप से यूक्रेन को सकारात्मक रुख दिखाना चाहिए। लेकिन फिलहाल संकेत यही है कि यूक्रेन ने सकारात्मक रुख नहीं दिखलाया। यदि सकारात्मक रुख दिखलाया होता तो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये न कहा होता कि भारत रूस से तेल खरीदकर भारत रूस को युद्ध के लिए
आर्थिक रूप से मदद कर रहा है या भारत रूस को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बना रहा है। खैर फिलहाल ये तो यूक्रेन की बात रही। फिलहाल एक प्रयास करना था, नरेंद्र मोदी का उद्देश्य था, वो उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने पूरे यूरोपीय देशों और अमेरिका के देशों को बता दिया कि जो काम आप नहीं कर सकते थे वो काम हम कर सकते थे। ये बात और है कि अमेरिका ने तुरंत ही वहाँ पर पलीता लगा दिया और पूरा ये प्रयास करा कि रूस और यूक्रेन बातचीत की टेबल पर ना जाए। दोस्तों, इसी बीच बांग्लादेश की सरकार ने आंखें दिखानी शुरू कर दी। ये पूरी उम्मीद थी, पहले से उम्मीद थी। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि हम तीस्ता नदी जल आयोग को अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में ले जाएंगे। हमारा कहना यह है कि मोहम्मद यूनुस साहब, ये भारत है, आप अंतर्राष्ट्रीय पंचायत की बात छोड़ दो। यदि अंतरिक्ष में भी ले जाना चाहो तो ले जाओ, भारत को आपके किसी कदम से डरने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद यूनुस ने एक और आरोप लगाया है, बांग्लादेश के कुछ और लोगों ने भी आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में जो इस समय भयंकर बाढ़ आई हुई है उसके पीछे भारत का हाथ है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो बाढ़ आई है इससे जितना नुकसान बांग्लादेश में है उतना ही नुकसान भारत के त्रिपुरा राज्य में भी है। इसलिए भारत बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने त्रिपुरा राज्य में, जहां खुद भारत की तो है ही है, लेकिन भारत में खुद अपनी भाजपा की सरकार है, तो हम अपने राज्य को बाढ़ में क्यों झोंकेंगे। लेकिन फिर भी मोहम्मद यूनुस साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि भारत को बांग्लादेश को बाढ़ में झोंकना ही होगा, फरक्का डैम के 2-3 गेट खोलने ही काफ़ी होंगे। और यदि वो 2-3 गेट खोल दिए, पूरा बांग्लादेश पानी में बह जाएगा। मोहम्मद यूनुस साहब, शेख हसीना तो भाग के हवाई जहाज से भारत भी आ गई, आपको भागने के लिए नौका भी नहीं मिलेगी। और आप जानते हो इस समय भारत में किसकी सरकार है? इस समय भारत में इटली के माफियाओं के इशारे पर चलने वाली सरकार नहीं है। इस समय भारत में विदेशी खुफिया एजेंसियों के इशारे पर चलने वाली सरकार नहीं है। इस समय भारत में 140 करोड़ जनता की भावनाओं के साथ 140 करोड़ लोगों के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार है। यहाँ कोई ऐसी कांग्रेसी सरकार नहीं बैठी है कि कोई बम्बई में आके हमला कर जाए और भारत की सरकार दुम दबा कर दिल्ली में बैठी रहे। और एक चीज़ और मोहम्मद यूनुस साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी है, ये लड़ाई में जरूरी नहीं है कि हथियारों का इस्तेमाल करे, ये जरूरी नहीं है कि लड़ाई में ये गोला बारूद का इस्तेमाल करे। ये लड़ने के बहुत तरीके जानता है। और आपको अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा, बिना एक गोली खर्च करे, बिना तोप पर एक गोला खर्च करे, पाकिस्तान की जनता के हाथ में आटे के लिए कटोरा थमा दिया था। पूछ लो जरा पाकिस्तान के लोगों से किस तरह से आटा मांगते फिर रहे थे, घरों में लोगों को रोटियां नसीब नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए मोहम्मद यूनुस साहब, अपनी जवान को लगाम दो। भारत की ओर आंख तरेरने से पहले ये ध्यान रखो कि भारत के साथ गद्दारी करने वाली कोई कांग्रेस की सरकार दिल्ली में नहीं बैठी है। दिल्ली में 56 इंच जिसका सेना है, वो व्यक्ति इस समय भारत का प्रधानमंत्री है। यदि उसे बांग्लादेश को बर्बाद करना होगा
तो उसके पास 10 तरीके हैं, अभी उसके संयम की परीक्षा मत लो और भारत पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। बेहतर होगा आप अपने मुल्क को संभालो, अपने मुल्क में जमहूरियत, लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करो, अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रबंध करो, अपने देश में अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों और पूजागृहों को सुरक्षित करो। अब तक 75,000 से 80,000 ही सरकारी हिंदू कर्मचारियों के जबरन इस्तीफे आपके लोगों ने ले लिए हैं, उन इस्तीफों को रद्द करो। वहाँ लगातार प्राइवेट संस्थानों को धमकी दी जा रही है कि हिंदू कर्मचारियों को नौकरियों से निकालो। मोहम्मद यूनुस साहब, इसको रोको। अभी एक और फ्रंट पे भारत से उलझने का प्रयास मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि भारत से उलझोगे तो बस ये ध्यान रखना, 56 इंच सीने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है, हवा में उड़ा देगा आपको। इस बात को ध्यान रखना। दोस्तों, यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस पर लगातार बहस जारी है। मैंने कल भी आपको कहा था, मैंने बहुत सारी ऐसी पोस्ट पढ़ी हैं कि कोई कह रहा है कि नहीं साहब एनपीएस यूपीएस से भी बेहतर है, कोई कह रहा है कि नहीं ओपीएस इन दोनों से बेहतर है, और कोई कह रहा है कि यूपीएस इन दोनों से बेहतर है। ये बहस चलती रहेगी। लेकिन मैंने कल भी आपको एक नेता के जिक्र का बयान दिया करा था और आज फिर एक नेता के बयान का जिक्र कर रहा हूँ। उसने कहा है, सवाल इस बात का नहीं है कि यूपीएस बेहतर है या एनपीएस बेहतर है या ओपीएस बेहतर है, सवाल ये है हमसे विचार विमर्श नहीं करा। मैंने कल भी कहा था कि नेताओं का दर्द ये है, हमें बातचीत की टेबल पर आपने नहीं बैठाया। और क्यों नहीं बैठाया, क्या इच्छा होती है, वो मैंने आपको कल बता दिया था। दोस्तों, आज की बात यहीं तक, कल फिर किसी विषय पर बात करेंगे। और फिर आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।